नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं हमेशा की तरह मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं और देखते हैं 34 सोल्यूशन जो मॉक टेस्ट लगा है उसमें क्या क्या नई चीज़ें छिपी हुई हैं। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सी धातु इटाई इटाई बीमारी के लिए जिम्मेदार होती है? जैसे इटाई इटाई बीमारी, इससे ना पहले जो एक मॉक टेस्ट क्वेश्चन आया था कि वो किस तरीके से पूछा गया, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इटाई इटाई जो बीमारी है वो किसकी कमी से फैलता है, किसके जिम्मेदार कौन है? इटाई इटाई बीमारी फैलने के पीछे जो जिम्मेदार है वो है कैडमियम। कौन है बच्चों? इटाई इटाई जो बीमारी है इसके पीछे जो जिम्मेदार है बच्चों कौन है? कैडमियम है। ठीक है। इटाई इटाई दूसरी इस बीमारी का जो दूसरा नाम है वो है आउच आउच। अन्य नाम क्या है बच्चों? आउच आउच। ठीक है। अब कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से दोनों बॉडी पर इफेक्ट पड़ते हैं। इससे और क्या डैमेज होता है? लीवर एंड किडनी, हमारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो भी होता है। अब बात आती है कि इटाई इटाई बीमारी में होता क्या है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट, जैसे मैंने कहा हमारे पैर हैं, पैर कमज़ोर होने लग जाते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। पैरों की जो हड्डियां होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। पैरों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं इटाई इटाई बीमारी में। इसका अन्य नाम अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब कैडमियम से जो पहले क्वेश्चन एक आया हुआ है वो ये पूछा गया था, कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बॉडी ऑर्गन यहाँ पे डैमेज होने लग जाते हैं। कैडमियम जो पाया जाता है प्रदूषण से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि हम लोग आजकल, जैसे आप लोग बाइक लेके जा रहे हैं और वहाँ पर पॉल्यूशन उड़ रहा है, धूल मिट्टी के कण हैं, प्रदूषण की वजह से धूल मिट्टी के जो कण हैं, धूल मिट्टी के जो कण हैं उनसे क्या हो रहा है बच्चों? कैडमियम हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। कैडमियम क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे हमारे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का। हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर कैडमियम नहीं जाना चाहिए। जैसे धूल के कण हैं तो हमें मास्क को पहनना चाहिए, हमें प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। जैसे अभी गर्मी पड़ रहे थे, एसी, फ्रीज़र, जो रेफ्रिजरेटर है उनका हम काफ़ी बड़ी संख्या में यूज़ कर रहे हैं, उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण नहीं हो, क्लाइमेट चेंज नहीं हो। वो सभी कारण हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इटाई इटाई बीमारी जो है वो कैडमियम की वजह से होती है। कैडमियम धातु जो होती है इसके पीछे जिम्मेदार होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? 5 जगत का जो प्रस्ताव वर्गीकरण का देते हैं वो कौन देते हैं? ये देते हैं आपने R.H. विटकर देते हैं। कौन देते हैं? R.H. विटकर देते हैं। जैसे मैंने कहा मोनेरा, प्रोटेस्टा, ऐसे करके 5 जगतों में इसे बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, ऐसे करके कितने जगतों में बांटा गया है? 5 जगतों में बांटा गया है। और बाकी के 3 आपको कमेंट बॉक्स में बताने। ये बात ध्यान रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से B हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? देखो इंग्लिश वाला पढ़ो। एक्सिलरी वर्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो डेवलप होती है ब्रांच, यानी कि शाखा में डेवलप होती है बच्चों। किस में डेवलप होती है? शाखा में डेवलप होती है। ब्रांच के अंदर ये डेवलप हो रही होती है। साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं तो ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के जो गिरते हुए शरीर, जो गैलीलियो ने जो नियम दिया था उसके जो इसमें एक सिनेरियो दे दिया और ये पूछा गया वो किस लॉ के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं गिरते शरीर के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या नाम जैसे जाना जाता है? न्यूटन के ये फर्स्ट लॉ के नाम से ये जाना जाता है। ये बात ध्यान रखना। इसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे जड़त्व नियम के नाम से भी जाना जाता है। जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये बात अपने को यहां से बच्चों ध्यान रखनी है। चलिए सेकंड अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धातु कर्म भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? जो भट्टियां होती हैं उनके जो टेम्परेचर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पायरोमीटर का। किसका किया जाता है बच्चों? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर थर्मामीटर का किस लिए किया जाता है, थर्मोमीटर होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, ऐसी चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं, ये हमें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
चींटी के काटने पर कौन सा एसिड निकलता है? चींटी अपने आप को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अन्य एनिमल को काटने का प्रयास करती है, तो उससे जब काटा जाता है तो कौन सा एसिड निकलता है? वो निकलता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड निकलता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड निकलता है। और आपको बताना है कि फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम क्या है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। तो फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से जो ठोस सोल का एक उदाहरण है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्म, रबर, रंगीन रत्न, ठीक है। तो हमें ये बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल का जो एग्जाम्पल है वो है रंगीन रत्न। कौन सा है बच्चों? रंगीन रत्न है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेने की आवश्यकता है बताई गई है ग्रामीणों को लिए सरकार के द्वारा? तो वो है 2400 कैलोरी। आपको कितनी बताई गई है बच्चों? 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में लेना अनिवार्य है, मतलब लेना आवश्यक है, ठीक है, 2400। अब ये ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल क्षेत्र की हमसे बात की। अगर यहाँ पे आपसे बात की जाती अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है कि अर्बन एरियाज में कितनी है, 2000 है, 26 है या 22 है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी सिस्टम का कौन सा पार्ट है? सुरक्षित भंडार यानी कि बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य, फेयर प्राइस शॉप उचित मूल्य की दुकान है, मिड डे मील्स यानी मध्याह्न यानी कि जो लंच में जो भोजन होता है एक तरीके से उसको हमें की सुरक्षा करनी है अपने घर में। जैसे आप किसान लोग हैं, अपने घर में खाद्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या उपाय करेंगे? देखो पहला ऑप्शन को थोड़ा एलिमिनेट करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये तो केयरिंग करने के लिए किसी भी फूड को कोई आवश्यक नहीं है, ये तो सेलिंग कर रहे होते तो उसे ध्यान में रखना होता। उचित मूल्य की दुकान है, आपने देखा होगा सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, उन पर लिखा रहता है उचित मूल्य की दुकान है, जहाँ से अपन लोग राशन लेके आते हैं। भारतीय गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, अभी फ्री कर रखा उचित मूल्य की दुकानों पर, तो ये भी केयरिंग कॉस्ट से लेना देना इसका नहीं है। मध्य भोजन, जो आपने देखा होगा स्कूलों में मध्य भोजन कराया जाता है सरकार के द्वारा, जो राज्य की सरकार होती है, सेंटर की गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके द्वारा। ये भी केयरिंग को लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं रखता। केयरिंग कॉस्ट को लेकर जो जिम्मेदार है वो है बफर सिस्टम यानी सुरक्षित भंडार। जैसे आपने बहुत सारे आलू बोए हैं, आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज का होना बहुत आवश्यक है। आपने टोमेटो, जैसे आज के टाइम पे किसान टोमेटो यानी कि टमाटर की खेती कर रहा है, टमाटर की खेती तुरंत जैसे टमाटर को तोड़ता है बेचने के लिए मंडी में चला जाता है। अगर उसके पास स्टोरेज की अच्छी सुविधा होती तो वो स्टोरेज करता, अच्छा भाव आने पर तब बेचता। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा नींबू के भाव एक आसमान छू रहे थे, जमीन से वो आसमान में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी किसान के द्वारा केयरिंग करना किसी भी प्रोडक्ट की बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसे ध्यान में रखते हुए तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर है खाद्य सुरक्षा प्रणाली को लेकर कौन सा है? सुरक्षित भंडार यानी कि बफर स्टॉक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है? आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है। पहले तो हुआ करती थी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, जिसकी स्थापना 1982 में नाबार्ड की होती है। नाबार्ड देखो, राष्ट्रीय आवास बैंक आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड वो भी आरबीआई के अंदर है। सिडबी किसके अंदर में है? आरबीआई के। लेकिन नाबार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। किसके अंडर में काम करती है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? देखो यहाँ पर महाभियोग चलाने के लिए अनिवार्य होता है दोनों सदनों की, ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये बात आप लोग ध्यान रखना और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी?
आप लोगों की इजाज़त हो तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। 1896 में मानवीय राहत सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हमसे पूछा गया है कि ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। 1896 में मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रामकृष्ण परमहंस यानी रामकृष्ण जो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे, गुरु रामकृष्ण। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां से? स्वामी विवेकानंद जी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ 1448, महमूद खिलजी, सारंगपुर का युद्ध, ठीक है। आओ, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, विजय स्तंभ जिसे किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? विजय स्तंभ, इसे किसके नाम से जाना जाता है? कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा के द्वारा ये बनवाया जाता है। किसके द्वारा बनवाया जाता है? राणा कुंभा के द्वारा ये बनवाया जाता है। कब बनवाया जाता है? 1448 में बनवाया जाता है। किस युद्ध में? सारंग युद्ध में, सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद। किसकी सेना को हराया था? तो महमूद खिलजी की सेना को हराया था। किसकी सेना को हराया था बच्चों? महमूद खिलजी की सेना को राणा कुंभा के द्वारा हराया गया था और तब इसे बनवाया गया था, राणा कुंभा, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो विजय स्तंभ सारंगपुर युद्ध के बाद बसाया जाता है। मेवाड़ में है, मेवाड़ की डायनेस्टी, राणा जो डायनेस्टी के लोग रहे उन्होंने करवाया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सुलू द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। निम्नलिखित में से हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। आओ, यह आर्कटिक महासागर के द्वीपों की एक श्रृंखला जी नहीं, ये आर्कटिक महासागरों की श्रृंखला नहीं है। देखते द्वीप समूह स्वदेशी लोगों का घर है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के स्लैब्स को उत्तर से सुल्लू द्वीप समूह के द्वारा सीमाबद्ध किया जाता है, ये सही है भैया। प्रशांत महासागर और आर्कटिक में अंतर है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बाकी 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ से सेकंड और थर्ड आंसर हमारा यहाँ से सही हो जाएगा सुल्लू द्वीप के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो मांडवी, साबरमती, नर्मदा, तीनों नदी गिरती हैं। जो तुंगभद्रा नदी है ये नहीं गिरती है। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में बच्चों नहीं गिरती है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तुंगभद्रा नदी जो है हम्पी, एक विजयनगर साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल राजधानी है हम्पी। क्या राजधानी है बच्चों? राजधानी का नाम है हम्पी। राजधानी का नाम क्या है? हम्पी है, ठीक है। अब जो ये विजयनगर जो साम्राज्य है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तुंगभद्रा नदी, यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस विजयनगर साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी उनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। ये बात आप लोग ध्यान रखना। भारत की जो अभी ज्योग्राफी की अगर बात करें, भारत की जो सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? तो ये है गंगा। आपको दिख रहा है ना, कहीं ऐसे नहीं हो कि दिख ही नहीं रहा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। गंगा नदी है। गंगा नदी जो है 5 राज्यों से निकलती है। गंगा नदी कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से। जो कैसे निकलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5 राज्यों से निकलती है। पहले निकलती है उत्तराखंड, उत्तराखंड से होती है यूपी जाती है, यूपी से बिहार जाती है, बिहार से झारखंड और फिर जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर। ऐसे करके 5 राज्यों से ये गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कहाँ जाती है? यूपी में जाती है। यूपी के बाद कहाँ जाती है बच्चों? ये यूपी के बाद जाती है बिहार में, यूपी के बिहार में जाती है, बिहार के बाद ये झारखंड में जाती है और झारखंड के बाद जाती है वेस्ट बंगाल। ऐसे करके 5 राज्यों से निकलती है। टोटल जो इसकी लंबाई है 5 राज्यों से, 5 का अपन स्क्वायर कर देते हैं 25 और 25, यानी कि 2525 किलोमीटर है ये।
ये बात आप लोग यहाँ से, टोटल जो लेंथ है गंगा नदी की, भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है इसकी, वो उसका क्या नाम है, यमुना। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इसका आंसर हो गया, किस भारतीय नृत्य ने अपनी परंपरा मोहारी गोटीपुआ परंपराओं के साथ जोड़ा? तो फटाफट से बताओ, मैंने क्लासरूम में बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कराया है कि किसके साथ जोड़ा, किसके साथ नहीं जोड़ा। चलो इसके गोटीपुआ के साथ जोड़ते हैं। क्या है, किस भारतीय, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। पहले तो क्लासिकल डांस के बारे में, फिर इसके बारे में अपन एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे क्लासिकल डांस, इसको मैं कॉपी करने को पूरा टाइम दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहे हैं बच्चों। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस की जो संख्या है वो 8 है। जैसे कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भरतनाट्यम। कई लोग 8 वो 9 भी बोल देते हैं, लेकिन 9 कब है वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्लासिकल डांस की जो संख्या है वो 8 है, और 9 कब होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहले तो भरतनाट्यम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे लिखते हैं कथक, तीसरे नंबर पे आता है कथकली, चौथे नंबर पे आता है बच्चों मोहिनीअट्टम। ऐसे ऐसे नंबर फिक्स नहीं है, मैं तो ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ उनको, मोहिनीअट्टम। और 5वें नंबर की बात की जाए तो कथकली, मोहिनीअट्टम, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से आगे चलते हैं। मणिपुर से आगे जब चलते हैं तो ओडिसी आ जाता है, ओडिसी से आगे चलते हैं तो कुचिपुड़ी आ जाता है, और एक आ जाता है बच्चों सत्रिय। इनके स्टेट भी मुझे बताने हैं, मैं स्टेट भी साथ साथ बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके 8 है। नवा कौन सा है वो भी सुन लीजिए आप। 9वें नंबर पे जो आता है, ये पेन थोड़ा सही नहीं आ रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। 9वां नंबर, 9th जो आता है वो छऊ आता है, लेकिन इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मानता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार माना गया है। बल्कि संगीत नाटक अकादमी कितने मानते हैं, और हमने आंसर भी कितना करना है। संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी कितना मानती है बच्चों, 8 मानती है। जो 8 मैंने आपके सामने लिखी। हमें जो आंसर करना है वो कौन सा करना है, संगीत नाटक अकादमी वाला ही हमें आंसर करना है। तो 8 तो ये हमारे सामने हो जाते हैं। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है भरतनाट्यम। सबसे, ये किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है। किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, तमिलनाडु। कथक नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी को करता है, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कथक कली जो है वो केरल को करता है, और मोहिनी अट्टम भी किसको करता है, केरल को करता है। आ जाइए आगे, मणिपुरी किसको करता है, ये मणिपुर को, जैसे आप नाम से ही पता लगा लेंगे, ये तो किसी का गलती नहीं होगा। सेम ओडिसी भी नहीं होगा, ये किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, ओडिशा को करता है। अब यहाँ पे कुचिपुड़ी का कोई लेना देना नहीं है आंध्र प्रदेश से, कैसे हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन हमें याद ही रखना पड़ेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। सत्रिया सेम कहानी, यह है असम को रिप्रेजेंट करता है। हमें डांस का जो उल्लेख मिलता है बच्चों, डांस का जो हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र मिलता है। एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ठीक है, उसमें हमें उल्लेख इसका मिलता है। मैं पूरा कॉपी करने का मौका भी दूंगा, एक बार स्लाइड भी कर दूंगा। पहले एक बार मैं लिख देता हूँ सारी चीजें बोर्ड पर। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को 5th वेद कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है, यानी 5th वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब 4 वेद कौन कौन से, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, और एक कौन सा रह गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐसे करके ये 4 वेद हो जाते हैं। 4 वेदों के अलावा जो पंचम वेद आता है, हम जिसे किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं नाट्य शास्त्र के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। सबसे बड़े जो एसएससी के अप्रेंटिस हैं वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही करते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते और उनको उन चीज़ों क्या करते हैं, वो इग्नोर ही कर देते हैं।
ये बात ध्यान रखना है हमें। देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए उसकी डिटेल्स में जाना बहुत ज़रूरी है, उससे सीखने में चीज़ों को आसानी होती है। अगर मैं चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा तो फिर ऐसा लगेगा सर ने कम पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें में इंट्रोडक्शन में आया। क्लासिकल डांस 8 है, डांस का जो हमें उल्लेख मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, भरतनाट्यम हमें देखने को मिलता है। और फिर डांस कितने टाइप के होते हैं? डांस हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लासिकल डांस जो अभी हमने बात की आपसे, और एक होता है फोक डांस। एक कौन सा होता है बच्चों? फोक डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस हमने 8 कहा, कब करना है, 9 कहा कब करना है, दोनों हमें पता है कब 8 करना है कब 9 करना है। फोक डांस की संख्या कहीं भी कंफर्म नहीं है, अलग अलग बुक राइटर ने अलग अलग लिख रखा है, लेकिन मैं आपको कोई भी नंबर नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इसकी संख्या आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या कोई नंबर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कि अपन राजस्थान की या यूपी की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने पर, हर एक गांव में जाने का एक अपना ही कल्चर लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अपना कल्चर एक साथ लेके चलते हैं, तो अपने आप को वो फोक डांस के रूप में अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो सभी चीज़ें फुलफिल कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कोई भी एक नंबर नहीं दे रहा हूँ फोक डांस के लिए। तो ऐसे करके एक बेसिक जानकारी हमने डांस के बारे में ली बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना है कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है और कैसे हमें नहीं करना है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंजुरबंद बानो बेगम का मकबरा किस शहर में पाया जा सकता है? पाया गया है मतलब किस में है? तो ये है बच्चों आगरा में। आगरा में एक और इमारत है, ये देखो। पहले तो मैं आगरा की बात करता हूँ, पहले इस शहरों की बात करते हैं। औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है ना। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जहाँ पर एक बहुत ही इमारत बहुत शानदार है, लाल किला। और लाल किला का ओरिजिनल नाम लाल किला नहीं था, मुबारक किला था। आपसे पूछा जाएगा कि लाल किले का ओरिजिनल नाम क्या है, तो भैया मुबारक किला है, ये बात ध्यान रखना, मुबारक किला। क्या नाम है बच्चों? मुबारक किला। लाल किला तो बाद में रखा जाता है, ठीक है। अब आओ आगे। अब आगरा शहर। आगरा शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ उसका नाम है यमुना नदी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? यमुना नदी के। आगरा सिटी की जिसने स्थापना की थी उसका नाम था आगरा सिटी, फाउंडेड बाई सिकंदर लोदी। आगरा शहर किसने बसाया बच्चों? आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया? 1504 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट किसने बसाया? ये बनवाया, मतलब कि ये बनवाने वाला था अकबर। और आगरा में एक नायाब 7 अजूबों में शामिल कौन सा है? ताजमहल। ताजमहल बनवाया किसने, किस नदी के किनारे पे? दोनों क्वेश्चन पूछे गए तो यमुना नदी के किनारे पर है, क्योंकि आगरा से सबसे बड़ी नदी जो निकलती है वो यमुना ही है। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ये बात भी आपको ध्यान रखना। इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट, उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी। ये चीज़ भी हमें यहाँ से याद रखनी है बच्चों, ये चीज़ भी क्या रखनी है? हमें याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल क्षेत्र में नेटवर्क बांटने के लिए जिस यूज किया जाता है वो लैन का यूज किया जाता है। किसका? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से दी मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दीपम चटर्जी ने। दीपम जो चटर्जी हैं वो रिटायर्ड मेजर हैं। ये दीपम जो चटर्जी जी हैं रिटायर्ड मेजर हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत शानदार बुक इन्होंने लिखी है। मलेशिया में अपने सफल संचालन के बाद रेजर पे ने आधिकारिक तौर पर किस देश में प्रवेश किया है? ये क्या है बच्चों? पहले तो ये बताओ मेरे को, रेजर पे
एक्चुअली में क्या है। रेजर पे ये जैसे कि यूपीआई के जैसे कि पेमेंट करने का एक माध्यम है, यूपीआई हुआ, जैसे पेटीएम हुआ, एक क्या है पेमेंट करने का एक माध्यम है। तो ये क्या हुआ, इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया में गया है। मलेशिया के बाद कहाँ पे प्रवेश किया है इसने, इंडोनेशिया में किया है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फिच रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2027 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है। तो ये जो अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल 2027 के लिए, वित्त वर्ष 2027 के लिए, तो वो कितना है 6.3 अनुमान लगाया गया कि इस तरीके से हमारी ग्रोइंग देश की रेट रहने वाली है। एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है। सबसे इन चारों में सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति है वो है रॉजर फेडरर। उन्हीं व्यक्तियों ने क्या किया है, ये अचीवमेंट प्राप्त की है। टाटा कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा। तो ये किया गया एन चंद्रशेखरन को। किसे चुना गया बच्चों, एन चंद्रशेखरन को किया गया। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के एआई मॉडल का नाम क्या है। तो इसका क्या रखा गया है, जेमा 3 रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, जेमा 3 रखा गया है। ऐसे करके हमने सीजीएल के 25 क्वेश्चनों का हमने देखा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल मत बोलना, और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।